आइए बच्चों बात करते हैं क्लास 10 के ट्राइंगल चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टेट एंड प्रूफ करने के लिए आ जाती है। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल ABC में एक लाइन सेगमेंट DE है। अगर ये DE एक साइड BC के पैरेलल है तो जिन दो साइड को इंटरसेक्ट करें उनको सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या मतलब है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करने का? इधर D पे इंटरसेक्ट करिए तो D के ऊपर कैसा AD, D के नीचे कैसा BD, और इधर E पे इंटरसेक्ट करिए इसका ऊपर कैसा A और नीचे कैसा C। बेटा इनका रेशियो ले जाए, AD बाई BD इज इक्वल टू A बाई C बराबर होगा अगर DE इज पैरेलल टू BC है। आइए इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा कि एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है तो आप बोलोगे सर हाफ बेस इंटू हाइट, बट एक्चुअली क्या होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपने एरिया निकाला होगा आज से पहले तो आप हमेशा इस वाले पार्ट को बेस लेते होगे, ठीक है, और हाइट ये हो जाती होगी। बट ज़रूरी नहीं है कि आप BC को ही बेस लें, ठीक है। आप एक ट्राइंगल की तीनों साइड में से किसी भी एक साइड को बेस ले सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस AC पार्ट को भी बेस ले सकता हूँ। बस क्या होगा कि हाइट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। हाइट का क्या मतलब होता है? जिस भी चीज़ को आप बेस ले रहे हो उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, यानी कि अगर मैंने AC को बेस लिया तो परपेंडिकुलर B से ड्रॉ होगा, B से सीधी लाइन, ये हाइट हो जाएगी। अगर मैंने इसी तरीके से अगर इस AB को बेस लिया होता तो हाइट का मतलब होता उसके सामने वाले वर्टेक्स यानी कि C से परपेंडिकुलर, ये हाइट हो जाती। तो यानी कि आप एक ट्राइंगल की किसी भी साइड को बेस ले सकते हो, हाइट का मतलब हो जाएगा उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। आइए करते हैं बात। देखिए मैंने क्या किया, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। ये जो AR लिखा है इसका मतलब है एरिया, और ये ट्राइंगल का शेप मैंने बना दिया। एक AD ट्राइंगल का एरिया अपने बराबर हो सकता है बिल्कुल सर, ये कैसी बात है, बिल्कुल होगा। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इस AD ट्राइंगल का एरिया दो अलग अलग तरीके से मतलब दो अलग अलग साइड लेकर के निकालने वाला हूँ। आइए देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक बार बेस ले लिया, हाफ बेस लिया AD को। सर AD को बेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि अपने आंसर में AD चाहिए हमको, तो हमने AD को बेस ले लिया। अच्छा सर अगर AD को बेस ले लिया तो हाइट का मतलब क्या होगा? आपको अभी भी पता है कि हाइट का मतलब क्या है, सामने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे AD बेस दिया गया, AD बेस मैंने अज्यूम किया है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होगा इसके सामने वाले वर्टेक्स AD के सामने, ADE में AD के सामने E है, यानी E से AD पे परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइट हो जाएगी। अभी फिलहाल हमारे पास कोई परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस E से इस AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये बेटा क्या, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ताकि मैं इसकी हाइट मान सकूं। तो मैंने क्या किया, ये E, अच्छा नाम भी देना पड़ेगा, लेट्स से ये बेटा क्या है, ये मैंने बोल दिया EM है, तो आपने EM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पे, E से AD पर। तो ये हाइट हो गई आपकी AD इंटू EM। आइए इज इक्वल टू हाफ, फिर मैंने बेस लिया गया, अब मैंने बेस लिया इधर AE को बेस लिया। AE को सर बेस क्यों लिया? क्योंकि अगर आप देखो तो आपके आंसर में AE भी आपको चाहिए, ठीक है। अब AE बेस ले लिए तो हाइट का मतलब क्या होगा, जिसको भी बेस लोगे उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। AE के सामने कौन है? AE के सामने D है, यानी कि D से AE पे परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। बट फिलहाल कोई परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा D से AE पे परपेंडिकुलर। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ किया D से AE पे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कर दिया। इसका नाम भी रख लेते हैं, क्या नाम रख लेते हैं, इसको DN बुला लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक DN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस AE पे, क्योंकि हाइट मेरे पास नहीं थी। आइए और यहाँ पे लिख दिया DN, और ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप लिखोगे क्या, EM परपेंडिकुलर टू AD इज ड्रॉन एंड DN परपेंडिकुलर टू A इज ड्रॉन। अब मैंने क्या किया, इस हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया AD इंटू EM इज इक्वल टू AE इंटू DN। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। थ्योरम बहुत छोटी है बट इसमें चीज़ें समझने वाली बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पहले से मालूम है तो थ्योरम बहुत छोटी हो जाएगी आपके लिए। देखिए आपको मैं कुछ छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल हमारे पास है जिनकी एक साइड कॉमन है, ये दो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किए ABC और DBC।
अगर दो ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है तो उनको बोलते हैं दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस। जैसे ABC और DBC की बात करें तो दोनों का एक साइड ABC कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC एंड DBC आर लाइंग ऑन द सेम बेस। ठीक है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो बचे हुए वर्टेक्स है, बचे हुए वर्टेक्स का मतलब क्या है? देखिए ट्राइंगल ABC की बात करूँ, ट्राइंगल DBC की बात करूँ, BC तो कॉमन हो गया, बचा हुआ वर्टेक्स कौन है? A और D। ये जो बचे हुए वर्टेक्स है अगर एक ऐसी लाइन पे आ जाए विच इज पैरेलल टू द कॉमन बेस, यानी जो BC है इसके पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन का नाम L रख दिया और मैंने कहा कि L जो है इट इज पैरेलल टू BC। तो जो बचे हुए वर्टेक्स है A और D ये एक ऐसी लाइन पे आ रहे हैं विच इज पैरेलल टू द कॉमन बेस, तो हम ऐसे ट्राइंगल्स को बोलते हैं बेटा दैट दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स। वापिस से बोलता हूँ, अगर दो ट्राइंगल की एक साइड कॉमन है ABC DBC, BC कॉमन, और बचे हुए वर्टेक्स A एंड D एक ऐसी लाइन पे आ रहे हैं विच इज पैरेलल टू द कॉमन बेस BC, तो हम बोलेंगे दैट द ट्राइंगल्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। तो सर ये हमें क्यों बता रहे हो आप, ऐसा क्या ज़रूरी है हमें बताना? बेटा इसलिए बताना ज़रूरी है कि ऐसे दो ट्राइंगल जिनका बेस कॉमन होता है और बचे वर्टेक्स एक ऐसी लाइन पे आते हैं विच इज पैरेलल टू द कॉमन बेस, तो उनका एरिया बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? इसी कंसेप्ट को हम आगे यूज़ करने वाले हैं, अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड। ठीक है, आइए इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करना है हमें यूज़ करना है कि सर दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन उनका एरिया इक्वल होगा। क्या ऐसे ट्राइंगल आपके पास हैं? अभी नहीं है। आइए बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? मैंने क्या किया, मैंने इस B को E से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और इस C को D से ज्वाइन कर लिया। ऐसा करने पे मुझे वो दो ट्राइंगल मिल गए जिनकी मैं बात कर रहा था। मैं किन की बात कर रहा था? मैं बोल रहा था ऐसे दो ट्राइंगल जिनका सेम बेस हो और बचे हुए वर्टेक्स एक ऐसी लाइन पे आ रहे जिस पे है ना वो लाइन पैरेलल हो कॉमन बेस की। आइए अगर आप देखें ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CD की बात करें अगर हम, आप देख सकते हैं दोनों में DE कॉमन है, DE कॉमन है, और बचे हुए वर्टेक्स B और C लाई कर रहे हैं BC पे, इस BC पे, और ये BC इज कॉमन पार्ट DE के पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है D इज पैरेलल टू BC। ठीक है, यानी कि वही दो ट्राइंगल है विच आर लाइंग ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। तो क्या सर इनका एरिया बराबर होगा? आइए, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। ठीक है, सिंस दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल। आइए निकाल देते हैं। एरिया क्या है? हाफ बेस मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। मैंने इस बार बेस लिया BD को। सर BD कैसे सेलेक्ट कर रहे हो आप बेस? क्योंकि हमें क्या चाहिए? BD चाहिए अपने आंसर में, तो BD को बेस ले लिया। अब BD को बेस ले तो हाइट का मतलब क्या होगा? इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। अगर आप देखें तो जो BDE है ये थोड़ा सा इस तरीके का ट्राइंगल है। इस तरीके के ट्राइंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी ये एंगल जो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो हाइट का मतलब होगा E से परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो इसको टच ही नहीं करेगी, बट इसके एक्सटेंशन को टच करेगी। तो इसके एक्सटेंशन को टच करेगी तो उसको हाइट मान लिया जाता है। ठीक है कि नहीं? अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको बेस लेते हो, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाओगे तो कभी इसको टच नहीं करेगा, बट इसके एक्सटेंशन को अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो उसको टच करेगा। तो जहां भी टच कर रहा है उसके एक्सटेंशन को वही हाइट मान ली जाएगी। ये हाइट हो जाएगी बेटा, ये हाइट हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल BD की बात करूं तो BD को अपने बेस ले लिया। BD के सामने वाले वर्टेक्स अगर मैं E की बात करूं तो E से परपेंडिकुलर चाहिए हमको BD पे, बट E से जो परपेंडिकुलर रखा है EM वो BD को टच नहीं कर रहा, बट BD के एक्सटेंशन BA को टच कर रहा है, BA को टच कर रहा है। तो जो EM है वो BD पे परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है BD, टच तो करेगा नहीं परपेंडिकुलर। तो जहाँ उसके एक्सटेंशन को टच कर रहा है वही परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा, यानी कि EM हमारे लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी जो EM है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ ट्राइंगल CD, तो यहाँ पे मैं लूँगा CE को बेस। सर CE को बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे आंसर में क्या चाहिए? हमारे आंसर में C चाहिए। तो हाइट का मतलब क्या हो जाएगा? CE बेस है तो इसके सामने वाले वर्टेक्स यानी कि इस D से परपेंडिकुलर DN क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी। ठीक है, CED फिर से ये भी क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो CE पे अगर मैं D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाऊंगा तो ड्रॉ नहीं होगा, टच नहीं करेगा, बट CE का एक्सटेंशन CA उसको टच करेगा तो मान लिया जाएगा, जैसे हमने भी समझा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा? DN हो जाएगा। आई यहाँ भी हाफ से आप कैंसिल किया हो जाएगा, BD
इंटू ई एम इज इक्वल टू सी ई इंटू डी एन। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम ये बना लेंगे। ये कैसे बनाते हैं, देखो इधर ए डी इधर बी डी है, इधर ए इधर सी है, तो सर ऐसा क्या करें कि ए डी बाई बी डी ए बाई सी है जाए, डिवाइड कर लो भाई। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर लिया, और ऐसे करने पे क्या हुआ देखो, ए डी इंटू ई एम इज इक्वल टू बी डी इंटू ई एम इज इक्वल टू ए ई इंटू डी एन डिवाइड बाय सी ई इंटू डी एन। आप देख सकते हैं ये डी एन से डी एन कैंसिल, ई एम से एम कैंसिल, ए डी बाई बी डी आ गया, और इस साइड पे ए ई बाय सी आ गया, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। कितना आसान काम है, दो बार दो ट्राइंगल, ये एरिया बराबर किया, हाफ बेस इंटू लगा और डिवाइड कर दिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पेपर के लिए, 5 मार्क्स में भी कई बार आ जाती है, ठीक है, 3 से 5 मार्क्स में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए बेटा।